right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मुगल वंश की पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बाबर के उत्तराधिकारी और शेरशाह सूरी के बारे में, यानी कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था मुगल वंश साम्राज्य की स्थापना, और उसमें बाबर के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हुमायूं को। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हुमायूं बाबर के बाद गद्दी पर बैठा है 1530 पर। तो बाबर की मृत्यु हो जाती है ठीक है, बाबर की मृत्यु हुई 1530 में, और हुमायूं उसके बाद 1530 में गद्दी पर बैठा। अब यहाँ पर मैंने उसे कार्यकाल दो भागों में विभक्त किया हुआ, एक है 1530 से 40, एक है आपका 1555 से 56। ठीक है, 56 में उसकी मृत्यु होती है। इसका कारण रहा बीच में अफगान वंश की स्थापना, पुनः अफगान वंश की द्वितीय अफगान वंश की स्थापना हम कहें अगर, शेरशाह सूरी वाला। तो उसके कारण इसका हमने इसका जो हमने शासन है वो दो भागों में यहाँ पर डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, तो ये दो भागों में ही आता है क्योंकि इसने दो बार दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस हुमायूं के परिचय से। तो हुमायूं का परिचय देखें हम, इसका जन्म होता है सन 1508 ईस्वी में। 1508 ईस्वी में इसने 6 मार्च 1508 को इसका जन्म हुआ। ठीक है, जन्म स्थान था काबुल, काबुल में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो बाबर उस समय काबुल का शासक था, मैंने आपको बताया था 1504 में उसने काबुल को जीता, तो उसी समय इसका भी जन्म हुआ था। तो मूल नाम नसरुद्दीन मोहम्मद है इसका, नसरुद्दीन मोहम्मद इसका मूल नाम है। ठीक है, पूछा सकता है। और हुमायूं इसका उपनाम है। माता है माहम बेगम और पिता है बाबर, ये आपको पता है। तो बाबर के जैसे कि हम देखते हैं, बाबर जो है उसके 4 पुत्र थे। एक था हुमायूं, एक था कामरान, एक था अस्करी, एक था हिंदाल। ठीक है, तो 4 इसके पुत्र थे। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जब हुमायूं का जो प्रारंभिक जीवन है इसके बारे में थोड़ा सा बात करें अगर, तो हुमायूं जब 12 साल का था तो उसे बदख्शां के प्रशासन क्या उसको दिया गया, यानी कि 12 वर्ष की अवस्था में ही वह क्या रहा, 12 वर्ष की अवस्था में ही वह प्रशासनिक कार्य को संभालने लग गया था, सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, तो इसलिए बाबर जो था वह इसको ज़्यादा मतलब पसंद करता था। बड़ा बेटा भी था ऑब्वियसली। कोहिनूर हीरा जो था इसी को मिला था हुमायूं को पानीपत के युद्ध में, आपको बताया मैंने। ठीक है, पानीपत के युद्ध में कोहिनूर हीरा मिला, बाबर ने इसी को भेंट कर दिया था खुशी के मारे। ठीक है, चलिए बाबर जब गद्दी पर बैठा तो उस समय जो मुगल वंश था नया नया था। नया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक मुगलों के साथ दिल्ली की जनता अभ्यस्त नहीं हुई थी। भारत की जनता मुगलों को उतना पसंद नहीं कर रही थी अभी, क्योंकि बहुत ही नया था। बाबर ने यहाँ पर 1526 में आक्रमण किया और उसके बाद 27-28-29 तक वो लड़ा, 30 में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही नया था। तो अभी जो प्रॉब्लम ये थी कि अभी जनता इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी मुगल वंश को। तो कोस में ज़्यादा पैसा नहीं था, बाबर ने ज़्यादा कोस अपना बांट दिया था, इसलिए कलंदर की उपाधि उसको मिली। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें अफगान इसके लिए बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे, जिसमें शेरशाह सूरी था, अफगान थे तो महमूद खान लोधी वगैरह जो बिहार में थे। ठीक है, और मतलब जो इब्राहिम लोधी के भाई वगैरह थे उनका जो परिवार था, तो वो लोग अभी इसको प्रॉब्लम कर रहे थे। बंगाल इसको प्रॉब्लम कर रहा था। तो गुजरात में बहादुर शाह था जो बहुत महत्वाकांक्षी था। तो इस प्रकार से बंगाल, बिहार, अफगान शासन और कुछ इसके जो भाई थे उनकी वजह से इसको प्रारंभिक कठिनाई रही। अब भाई के साथ प्रारंभिक कठिनाई क्यों रही ये हम देखते हैं। ठीक है, हुमायूं हुमायूं जो था यह पूरे मुगल वंश का प्रथम ऐसा शासक है और अंतिम ऐसा शासक है जिसने अपने भाइयों के बीच में अपने साम्राज्य को विभाजित किया। यह हम देखते आ रहे हैं पहले से ही कि चिरकाल से, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री से देखें इसको, तो हमेशा ही भाइयों के बीच में क्या रहा है, राजगद्दी के लिए संघर्ष रहा है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अशोक ने भी अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से मध्यकालीन भारत में भी हम देखें तो बहुत युद्ध हुए। तो ये गलती इसने बहुत बड़ी करी, जो अपने भाइयों के बीच में अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया इसने। और यह उसने किया था अपने पिताजी के कहने पर, क्योंकि जो इसके पिताजी थे उन्होंने लास्ट समय पर यही कहा था कि अपने भाइयों के साथ मिलजुल के रहना और अपना साम्राज्य जो है उनके साथ शेयर करना। तो इसी प्रकार से उसने क्या किया, पिता की इच्छा अनुसार उसने अस्करी को संभल दिया, हिंदाल को अलवर दिया, कामरान को काबुल दिया, कंधार दिया। ठीक है, यह प्रांत उसको दिया। इसके अतिरिक्त उसका चचेरा भाई था जो भाई मिर्जा सुलेमान, उसको भी इसने एक बदख्शां का शासन प्रदान किया। तो इस प्रकार से उसने अपने सभी भाइयों को संतुष्ट करने की कोशिश किया। लेकिन कामरान जो था वो अधिक
खराब था इसका। जो कामरान था ना वो अधिक कपटी था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरे को बहुत ही कम शासक मतलब जगह मिली है, इसको ज़्यादा मिली है, तो इस प्रकार से तो बाद में उसने कामरान को पंजाब और मुल्तान भी दे दिया, क्योंकि कामरान युद्ध करना चाहता था तो उसने मुल्तान और वो भी दे दिया। तो इसके ठीक है, तो इस प्रकार से क्योंकि कामरान कामरान मुल्तान फिरोजा ये हिसार सब दे दिया, और यह उसकी बहुत बड़ी भूल भी रही, क्योंकि कामरान का जो संपूर्ण पंजाब और निकटवर्ती क्षेत्र पर अधिकार हो गया, और जो हुमायूं था उसका जो पश्चिमी एशिया था, यानी कि हुमायूं का आपका अफगानिस्तान और उस साइड का जो बीच का जो क्षेत्र था उससे संपर्क टूट गया, क्योंकि बीच में उसने अपना रास्ता खुद ही बंद कर दिया। बीच के रास्ते में क्या दे दिया, भाई को अपना पूरा क्षेत्र दे दिया। तो यहाँ पर भारत और इस क्षेत्र का जो संपर्क था उसके बीच में टूट गया, क्योंकि बीच में जो है वो हिंदाल का क्षेत्र था, सॉरी कामरान का क्षेत्र था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ क्रिएट होने वाली थी, और आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। बाद में उसने हालांकि अपने अंत समय में इसको सुधार, अपनी भूल सुधार की, और कामरान और अस्करी और इन सभी को क्या एक एक करके जीता, और ठीक है, इस प्रकार से दोबारा यहाँ पर भारत की गद्दी पर बैठता। तो इस प्रकार से हम आगे इसको देखेंगे कि कैसे कैसे इसने यहाँ पर किया था। चलिए हम बात करते हैं इससे कुछ युद्ध, प्रमुख युद्ध इसने लड़े थे। ठीक है, इसकी एक खासियत ये रही हमेशा, इसकी एक प्रॉब्लम थी, वो हम कहें खासियत ये थी कि यह हर काम बीच में छोड़ के भाग जाता था। यानी कि भागना नहीं कहूँगा, लेकिन हर काम को बीच में छोड़ के जो होता था छोड़ देता था जैसी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या आगे ठीक है इसके बारे में। पहला युद्ध इसका कालिंजर के प्रति हुआ। कालिंजर का किला जीतने के लिए इसने 1531 में हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच में कालिंजर का एक युद्ध होता है। ठीक है, यह उसका पहला सैनिक अभियान रहा। तो कालिंजर का राजा प्रताप रुद्रदेव था उस समय। ठीक है, इसका मुख्य कारण था कि प्रताप रुद्रदेव ने अफगानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी, वही अफगान। ठीक है, शेरशाह सूरी वगैरह जो अफगान थे, या हम कहें तो महमूद लोधी वगैरह, तो ये सब जो थे इन लोगों के साथ एक अच्छे संबंध इसके रहे थे। इसलिए 1591 में हुमायूं ने कालिंजर का दुर्ग घेर दिया। लेकिन कामरान ने उस समय पंजाब में अपनी गतिविधियां बढ़ाई, और पटना बिहार में महमूद लोधी वंश का अंतिम शासक जो था, ठीक है, इब्राहिम का भाई कहें उसको, तो उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। जिस वजह से क्या करा इसने फटाफट प्रताप रुद्रदेव के साथ एक संधि वार्ता संपन्न की, और आधा युद्ध बीच में छोड़ गई, ये वहाँ से वापस आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कमी ये रही कि कोई भी काम बीच में छोड़ देता था। ठीक है, और वापस आगरा लौट आया। इसके बाद दूसरा होता है आपका दोहरिया का युद्ध। ठीक है, ये युद्धों के बारे में इसलिए कई बार पूछा जाता है। देखो हुमायूं का युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी ये यहाँ वाले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको कम मिलेंगे, आगे वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ठीक है, तो हुमायूं की जिंदगी भर वो क्या लड़खड़ाता रहा, जिंदगी भर वो इधर भागता रहा। ठीक है, तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में युद्ध होता है दोहरिया का युद्ध। ठीक है, ये 1532 में हुआ, इसमें हुमायूं जीता था। ठीक है, तो यह दोहरिया का युद्ध जो था हुमायूं के राज्यकाल में अफगानों से पहला मुकाबला हुआ था। अफगानों के साथ प्रथम युद्ध था। इससे पहले इसके पिताजी ही लड़े थे अफगानों के साथ युद्ध, इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, और उसके अलावा घाघरा वगैरह युद्ध जो हुआ था सब इसके पिताजी लड़े थे। अभी ये इसका पहला युद्ध है। ठीक है, तो कालिंजर अभियान के बाद हुमायूं का महमूद लोदी की तरफ ध्यान गया था। ठीक है, कालिंजर युद्ध के बाद मैंने आपको बताया था, वहाँ पर महमूद लोदी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो इस प्रकार से महमूद लोदी ने बयाजीद और अफगान सरदार थे कुछ जौनपुर मैंने आपको बताया था जूना खां के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, वही जौनपुर है। तो जौनपुर के कुछ शासकों को मिलाने के बाद साथ उसने 1932 में हुमायूं के साथ एक युद्ध में भाग लिया। ठीक है, तो महमूद लोदी के विरुद्ध जौनपुर की ओर प्रस्थान किया हुमायूं ने। ठीक है, 1532 में सॉरी, और गोमती नदी के तट पर स्थित दोहरिया नामक जगह है, गोमती नदी के तट पर। ठीक है, तो वहाँ पर यह युद्ध होता है जिसमें महमूद लोदी हार गया और वह उड़ीसा की ओर भाग गया। और उसके बाद कुछ लोग जो अफगान थे वो गुजरात और बिहार में भाग गए। जौनपुर में हुमायूं का अधिकार भी हो गया, और इस प्रकार से यह जीत गया। ठीक है, तो यह युद्ध कौन जीता? हुमायूं जीता। इसके बाद अगला होता है आपका चुनार, बीच में आता है एक चुनार, इसके बारे में बताता हूँ आपको। महमूद लोदी को पराजित करने के बाद हुमायूं शेर खां की ओर ध्यान दिया। शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो शेरशाह जो था वो अपनी शक्ति बढ़ा रहा था दिन पर दिन, तो शेरशाह की तरफ उसका ध्यान गया, और उसने क्या करा, बिहार में अपनी शक्ति बढ़ाई शेरशाह सूरी ने। तो उसने बनारस के निकट चुनार पर भी अधिकार कर लिया था। चुनार का किला अत्यंत सुदृढ़ था और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए पूरी भारत के द्वार के रूप में विख्यात था कि पूरी भारत को अगर जीतना है, तो पूरी भारत मतलब बंगाल और जो बंगाल क्षेत्र था, तो पूरी भारत को अगर जीतना था चुनार का
जो है गढ़ जीतना बहुत जरूरी था। तो हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर 1532 में ही यहाँ पर हमला किया और यहाँ पर, लेकिन उस समय क्या हुआ, 4 माह का घेरा उसने डाला चुनार के दुर्ग पर, लेकिन वो अधिकार नहीं कर पाया। इसी समय फिर खबर आई कि गुजरात के जो शासक है बहादुर शाह ने, उसने जो है वो राजस्थान की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में हुमायूं शेर खां से समझौता करना पड़ा। उसने कहा कि शेर खां को अभी छोड़ दो, बाद में देख लेंगे, पहले हम क्या करते हैं बहादुर शाह से निपटते हैं। तो यहाँ पर भी शेर खां के साथ एक संधि हुई और इस संधि के साथ वह क्या करा, उसने संधि हुई और शेर खान ने कहा कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे वहाँ भेजूंगा, तुम्हारे वहाँ एक सैनिक टुकड़े के साथ वो तुम्हारी तरफ से लड़ेगा। तो इस प्रकार से संधि वगैरह हुई और इसको छोड़ के हुमायूं वहाँ से उठ गया और वहाँ से चला गया। बाद में कहाँ फिर आ गया, वापस आ गया। फिर आता है आपका उसके बाद बहादुर शाह से संघर्ष होता है 1535 में। बहुत लंबा संघर्ष चला है 1535 बहादुर शाह, ठीक है। इसी बहादुर शाह से उस समय, क्योंकि बहादुर शाह की शक्ति इतनी बढ़ गई, इसने चित्तौड़ पर हमला किया, ठीक है। चित्तौड़ पर हमला किया उसने, ठीक है। उसका शासक जो था संग्राम सिंह था, उस समय का पुत्र विक्रमजीत, सॉरी संग्राम सिंह का पुत्र विक्रमजीत उस समय था। तो यहाँ पर जो था विक्रमजीत, ये सब आपका चित्तौड़ का शासक जो था उस समय कौन था, विक्रमजीत था। तो उस समय क्या हुआ कि उसकी माँ थी राजमाता कर्णावती, उसने राखी भेजी थी हुमायूं को। ये उसी समय की घटना है जब 1535-1536 में क्या हुआ था, बहादुर शाह से संघर्ष हुआ था। तो बहादुर शाह से बचने के लिए कर्णावती ने हुमायूं को एक राखी भेजी थी, ठीक है। और यहाँ पर उसने कहा था कि हमारे हेल्प करने के लिए, लेकिन हुमायूं ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, जो उसके लिए बहुत बड़ी भूल साबित हुई बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार से बाद में क्या हुआ कि 1535 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ के पतन के समाचार सुनकर हुमायूं ने उसको युद्ध करने की ठानी और मंदसौर के निकट दोनों के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। यहाँ पर जो था बहादुर शाह वो तो हार गया और वह भाग गया अपने वापस, कहाँ, मांडू, चंपानेर, चंपानेर से काम्बे, काम्बे से दीव, दमन दीव साइड भाग गया। तो हुमायूं उसका पीछा करते हुए जमन दीव, चंपानेर सब तक पहुंचा, ठीक है। तो पहली बार हुमायूं उस समय वहाँ पर 1500 में क्या मतलब पुर्तगालियों से भी मिला था, ठीक है। तो इस प्रकार से वह गोवा, दमन दीव तक पहुंचा था उसका पीछा करते हुए, लेकिन हुआ क्या, लास्ट में कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वहाँ से वापस आया, वहाँ पर फिर उसके बाद बहादुर शाह का ही वहाँ पर क्या हो गया, राज हो गया। तो बहादुर शाह का शासन दोबारा वहाँ पर शुरू हो गया। बाद में बहादुर शाह शायद मार दिया गया ये डच या फिर पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है। तो उसको भी छोड़ देते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखें तो बहादुर शाह के साथ जो युद्ध हुआ वो भी, उसका भी कोई निर्णय, मतलब इसके कोई भी युद्ध का निर्णय निकला ही नहीं है अभी तक, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद आगे, ये जो 2 युद्ध हैं यहाँ पर, ये वाला, सॉरी, ये जो दो युद्ध आपको दिख रहे हैं, चौसा और कन्नौज बिलग्राम, ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब ये ऐसे हैं, फिक्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर पुर्तगालियों से झड़प के दौरान तो वो तो मर गया, चलो वहाँ पर बहादुर शाह की उसको हटा देता है गुजरात वाला। अब बात करते हैं फिर शेर खां की तरफ इसने अपना ध्यान आकर्षित किया 1537 में। तो वहाँ पर ठीक है, तो इसके बाद इसने शेर खां ने चुनार विजय भी की। चुनार विजय 1337 में, सॉरी 1537 में इसने क्या किया, चुनार को जीत लिया। चुनार जो था मैंने कहा था पूर्वी का द्वार का जैसे, चुनार को जीत लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद हुमायूं बंगाल पर अधिकार किया और बंगाल को भी जीत लिया, ठीक है। तो बंगाल को जीत लिया, तो उसके बाद कहते हैं कि बंगाल को जीतने के बाद इसने उसका नाम जन्नताबाद रखा। बंगाल को जीतने के बाद शेर शाह सूरी वहाँ पर 1 साल तक भोगविलास में व्यस्त रहा, सॉरी हुमायूं एक साल तक भोगविलास में व्यस्त रहा और दूसरी तरफ शेर शाह सूरी उसको हराने के लिए तैयारी कर रहा था। जब हुमायूं जब क्या कहते हैं आगरा वापस लौटने की सोची उसने, बंगाल विजय के बाद करीब 1 साल बाद वो वापस लौटने की सोची, तो बीच रास्ते में चौसा के समीप शेर शाह सूरी ने हुमायूं को रोक लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि शेर शाह सूरी यहाँ पर विजय रहा। 26 जून 1539 को युद्ध होता है। ये वैसे डेट बहुत पूछी जाती है, 1539 याद रखना आप, 39-40 लगातार हैं दोनों, हाँ ये याद रखना, बहुत बार पूछाते हैं। तो यहाँ पर उस क्षेत्र में जो था उस समय शेर शाह सूरी का राज था। तो शेर शाह सूरी ने क्या किया, उसको रोक के उसके साथ युद्ध किया। तो यहाँ पर इतना रात्रि को अचानक युद्ध में क्या होता है कि अचानक युद्ध हुआ जब, क्योंकि हालांकि कहते हैं कि हमें बाढ़ आ गई थी, शेर शाह सूरी को पता था कि बाढ़ आने वाली है, लेकिन हुमायूं ने उसका ध्यान नहीं दिया। हुमायूं के खेमे में पानी भर गया, पूरे जो तोप थे, बंदूक थे, वो ख़राब हो गई भीग के, बारूद ख़राब हो गया। तो इसका लाभ उठा के शेर शाह सूरी ने उसके ऊपर हमला किया अचानक। इस हमले में बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई। कहते हैं कि एक निजाम नाम का भिस्ती था जिसने हुमायूं को बड़ी मुश्किल नाव में बैठा के उसको वहाँ से भगा के आगरा ले गया। बाद में हुमायूं ने उसको 1 दिन के लिए, या कहीं आधा दिन का लिखा था, कहीं 1 दिन के लिए उसको क्या बनाया, राजा बनाया था आगरे का, ठीक है। 1 दिन के लिए उसको राजा की गद्दी पर बैठाया कि इसने मेरी जान बचाई।
तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चौसा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बड़ी मुश्किल से जो जान बचा पाया था हुमायूं, ठीक है। और इस युद्ध के बाद चौसा का यहाँ पर जो युद्ध हुआ चौसा का, इस चौसा के विजय के बाद क्या हुआ, शेर खान ने अपना नाम क्या रखा, उपाधि शेर शाह की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और खुद को सुल्तान घोषित भी किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शेर खान ने शेर शाह की उपाधि या स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया, तो वह था चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था, 39 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद उसने बनारस, जौनपुर और लखनऊ होते हुए कन्नौज को आपस में सबको जीत लिया, ठीक है। तो धीरे धीरे जीतते गया। उसके बाद एक युद्ध और होता है कन्नौज का। यह युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध रहा। इस युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया भारत में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। अब याद रखना, अगर बिलग्राम आए चाहे कन्नौज आए, ये दोनों अलग अलग नाम से आते हैं पेपर में। कई बार कन्नौज का युद्ध आ जाएगा, कई बार बिलग्राम का आता है। 17 मई 1540 को हुआ, ठीक है। इसका एक साल बाद 39 को हुआ और 40 को ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही चौसा युद्ध के पराजित होने के बाद हुमायूं आगरा पहुँचता है, तो हिंदाल जो है उसका भाई, ठीक है, तो वो लोग भी इसके सेवा में उपस्थित हुए और हुमायूं से उन्होंने क्षमा मांगी उसके भाई ने। उसके बाद कामरान ने ऐसे संकट की स्थिति में हुमायूं का साथ नहीं दिया और वो लाहौर चला गया, ठीक है। तो शेर खां को हुमायूं के भाइयों के मध्य मतभेद का पता लग गया, ठीक है, कि वो आपस में उनका मतभेद है। तो जिससे क्या हुआ कि उसका लाभ उसने उठाया और उसने अपने पुत्र कुतुब खां को चंदेरी की ओर भेजा, और लेकिन उसका बेटा जो है वह पराजित हो गया चंदेरी पर और वह मारा गया, मुगलों से पराजित होकर मारा गया। इसका दुख उसको हुआ और उसने इसका बदला लेने के लिए कन्नौज पहुंचा, ठीक है। कन्नौज में गंगा नदी के तट पर है कन्नौज। तो वहाँ पर हुमायूं की सेना जो थी और वह आमने सामने रही। तो यहाँ पर 17 मई 1540 को अचानक अफगानों ने उन पर हमला किया। मुगल सेना पराजित हुई, शेर शाह विजय हुआ। हुमायूं और उसका भाई हिंदाल किसी प्रकार बच के आगरा पहुँचे और वहाँ पर, लेकिन वो ज़्यादा ठहर नहीं पाए क्योंकि उनका पीछा कर रहा था। वहाँ से आगरा से दिल्ली भागे। दिल्ली से उन्होंने अपना जो जितना कोच था उस कोच को पकड़ा और वहाँ से वो लाहौर चले गए और लाहौर से वो ईरान चला गया, ठीक है। और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में हुमायूं के भाग्य का अंत कर दिया और भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना हुई। यानी कि हम कहें तो यहाँ पर मुगल वंश का अंत हो गया बिलग्राम के युद्ध के बाद थोड़ी समय के लिए। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, द्वितीय अफगान शासन जो हुआ शुरू हुआ, ठीक है। तो हुमायूं अब निर्वासित हो गया। तो वह आगरा पहुंचने के बाद वहां से अपने परिवार के साथ वो भाग के कहाँ चले गया, आपका पंजाब से। लेकिन शेर शाह सूरी ने सोचा कि वो मेरे भाई उसका सहयोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से उसके भाई ने उसका सहयोग नहीं मिला। कामरान ने उसको मारने का और उसको बंदी बनाने की सोचे, लेकिन उसको पता लग गया, ठीक है। इसके बाद हिंदाल के गुरु थे, जो उसका भाई था हिंदाल, उसके गुरु थे मीर अली अकबर। उनकी पुत्री का नाम था हमीदा बानो बेगम। उससे हुमायूं का विवाह हुआ। हुमायूं की कठिनाइयों से उबर कर अधिकांश सैनिक उसका साथ छोड़ दिए और वहाँ से चले गए। हिंदाल भी हुमायूं की अवज्ञा कर कंधार चला गया। अपने भाई हिंदाल के व्यवहार से निराश होकर हुमायूं ने जोधपुर के राजा मालदेव से सहायता प्राप्त की थी, क्योंकि मालदेव ने उनसे जोधपुर में कहा था कि जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी तो जोधपुर वो गया मालदेव के पास, ठीक है। मालदेव को भी उसको पता लगा कि मालदेव उसके साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए वहाँ से भागकर अमरकोट के राजा वीर वीरसा के घर चला गया। तो अमरकोट में ही 15 अक्टूबर 1542 को 15 अक्टूबर को अमरकोट में ही क्या हुआ था, अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। चलिए, इसके बाद काफ़ी उसने संघर्ष किया, अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़ा, ठीक है, भाइयों को हराया। इसके बाद क्या होता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कांधार वगैरह युद्ध उसने जीते, ठीक है, अपने भाइयों को अपना रास्ता साफ करा। भारत की पुनर्विजय की तरफ बात करते हैं कि भारत में कैसा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, भारत की पुनर्विजय। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1555 का युद्ध होता है, 15 मई 1555 का। इसको बोलते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये युद्ध इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को हुआ हुमायूं और अफगानों के बीच। हुमायूं इसमें विजय हुआ क्योंकि शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, कुछ खास नहीं थे, शक्तिशाली, ठीक है, बहुत कमज़ोर उत्तराधिकारी। तो इसने क्या करा, हुमायूं ने अंत समय में एक प्रयास और किया कि मैं भारत को दोबारा जीतना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पंजाब के उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में मुगलों के अधिकार होने के बाद अफगान सुल्तान सिकंदर सूर आतंकित हो गया। उस समय क्या था, ठीक है, तो सिकंदर सूर था, तो उसने सेनापति तातार खां और हैबात खां को मुगलों से रोकने के लिए भेजा और 1555 15 मई को लुधियाना के निकट दोनों के मच्छीवाड़ा में दोनों का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल जीत गए, ठीक है।
उसके बाद अगला एक युद्ध होता सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को, भी यही भी सेम डेट को हुआ, मतलब सेम ईयर को हुआ, डेट को नहीं, सेम ईयर को हुआ 1555 को। हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में हुआ डायरेक्ट। तो इसमें क्या हुआ कि सिकंदर सूर ने विशाल सेना के साथ हुमायूं के साथ मुकाबला किया मच्छीवाड़ा के युद्ध में हारने के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सिकंदर सूर पराजित हुआ और भाग खड़ा हुआ। सरहिंद के युद्ध में पराजित के साथ ही भारत में अफगानों की सत्ता का अंत हो गया, मुगलों की सत्ता पुनः स्थापित हो गई। तो यानी कि यहाँ पर हुमायूं ने अपनी हार का बदला लिया। हुमायूं ने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज़ हमको देखने को मिलता है, एक चीज़ सीखने को मिलता है कि कितनी कठिन परिस्थितियाँ हों उसमें हमें डटे रहना चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें डटे रहें। ठीक है, परिस्थितियाँ कई बार ऐसी आती हैं। अगर हुमायूं दोबारा यहाँ पर युद्ध नहीं करता, दोबारा अपना भाग्य नहीं आजमाता, तो आज हम मुगलों को नहीं पढ़ रहे होते, ना हमें अकबर पढ़ने को मिलता, ना हमें ताजमहल देखने को मिलता, और ना ही हमें दिल्ली का लाल किला या आगरा का लाल किला देखने को मिलता। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, स्टडी के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्टडी व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको कि यहाँ पर अगर हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि हुमायूं ने दोबारा यहाँ पर हमला किया और दोबारा मुग़ल सत्ता को स्थापित किया। तो 22 जुलाई 1555 को दिल्ली में प्रवेश किया और दूसरी बार मुग़ल राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त करने के बाद हुमायूं सर्वप्रथम शासन व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया उसने। ठीक है, तो अपनी शासन व्यवस्था उसने लेकिन 20 जनवरी 1556 ईस्वी को, ठीक है, तो सरहिंद का युद्ध हुआ, मच्छीवाड़ा का युद्ध पूछा जाते हैं। 20 जनवरी 1556 ईस्वी को अपनी पुस्तकालय की जो उसकी पुस्तकालय सीढ़ियाँ हैं वहाँ से गिरकर उसकी मृत्यु हुई। तो लेन पूल लिखता है कि हुमायूं के बारे में, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दे दी। तो इस प्रकार से हम कहें तो हुमायूं जो था, ठीक है, तो उसने उसको पूरा जीवन उसका संघर्षमय रहा। ठीक है, उसको एक बार भी चैन से बैठने का नहीं मिला। ठीक है, तो हुमायूं ने एक चीज़ और बनाई थी दिल्ली में, मीना बाज़ार। मीना बाज़ार की शुरुआत हुमायूं ने की थी। इसमें क्या होता था, मीना बाज़ार में कर्मचारी जो होते थे, अधिकारी वर्ग जो राजा के, उनकी पत्नियां ही वहाँ पर बाज़ार लगाती थी और राज परिवार की जो पत्नियां होती थी वो वहाँ पर खरीदारी करती थी। ठीक है, हुमायूं ज्योतिषियों में विश्वास रखता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। वह मुख्य इतवार को पीले, शनिवार को काले, सोमवार को सफ़ेद रंग पहनता था, बृहस्पतिवार को पीले रंग, ठीक है, और पीले रंग पहनता था। तो वह अफीम का बहुत सेवन करता था। ठीक है, अफीम का बहुत ज़्यादा सेवन करता था। ठीक है, तो यह तो था हुमायूं के जीवन के बारे में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसके युद्ध हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे 1-2 युद्ध पूछे जा सकते हैं इसके। चलिए अब बात करते हैं अफगान शासन की। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सूर्यवंश की। ठीक है, तो सूर्यवंश की बात करेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, सूर्यवंश की स्थापना 1540 में हुई, जो 1555 तक चला। 1555 अभी हमने पढ़ा ना, यहाँ पर हुमायूं ने सबको हरा दिया था। तो बिलग्राम के युद्ध के बाद इस वंश की स्थापना की गई थी शेरशाह सूरी द्वारा। ठीक है, तो इसका संस्थापक शेरशाह सूरी था, सूरी वंश का। ठीक है, तो चलिए 1540 से 1545 तक यह गद्दी पर बैठता है, यानी कि 5 साल इसने शासन किया एज अ राजा के तौर पर। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। जन्म जो होता है शेरशाह सूरी का, यह हुआ सन 1486 ईस्वी में, और इसका मकबरा जो है वो है सासाराम में है। ठीक है, यहीं पर लिख दिया मैंने एक्चुअल में। जन्म और मृत्यु एक साथ ही हो जाता है। तो जन्म इसका जो हुआ वो आपका 1586 में हुआ था। ठीक है, और नरनौल नामक जगह है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। और इसका जो मकबरा है वो सासाराम में है, जो बिहार में है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसका जो मकबरा शैली है बहुत अच्छी है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये पैट क्वेश्चन है, ये आयोग का हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना, तो राज्याभिषेक इसका जब हुआ तो उस समय था 10 जून सन 1540। ठीक है, आपको पता है कन्नौज का युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध हुआ, उसके बाद इसका राज्याभिषेक इसने आगरा में जाके अपना राज्याभिषेक कराया था। शेरशाह सूरी जो था, यानी कि शेर खान जिसको हम कहते थे पहले, इसका बचपन का नाम था फरीद। ठीक है, तो शेर खां का बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम नोट कर रहे हो तो यहीं पर ही इसकी उपाधि भी नोट कर लीजिए आप, क्योंकि ये यहाँ पर मैंने लिख दी है। तो इसकी उपाधि रही जब ये गद्दी पर बैठा, एक तो इसका नाम है शेर खां। ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे आगे तो क्यों इसका नाम रखा शेर खां। फरीद इसका ओरिजिनल नाम है, फरीद। बहुत बार पूछा था, पैट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, फरीद है। इसके अलावा हजरत ए आला की उपाधि इसने धारण की और सुल्तान उल अदल की उपाधि भी इसने धारण की थी। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो शेरशाह सूरी जो था, अफगान थे, ये कहाँ से आए थे, तो अफगान जो आए थे उस समय बहलोल लोदी के समय में आए। ठीक है, तो बहलोल लोदी के समय में इसके जो पूर्वज थे वो
अफ़गान जो थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी इब्राहिम के पूर्वज जो थे, सॉरी ये जो शेरशाह सूरी के पूर्वज थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के निवासी थे, तो बहलोल लोदी ने अफ़गानों को भारत में आने का आमंत्रण दिया। तो उस समय इसके जो पूर्वज थे वो भी क्या आए थे, जीविका की खोज में भारत आए, और इनके जो पूर्वज थे वो इब्राहिम बहलोल लोदी के समय में यहाँ नौकरी करने लगे। ठीक है। इसके पिताजी की मृत्यु हुई तो सासाराम जो थे, इसके पिताजी को जो थे वो सासाराम की जागीर थे। सासाराम जहाँ इसका अभी मकबरा है, बोला मैंने, बिहार में। तो इसकी जो सौतेली माँ थी और उसके जो बेटे थे, उन लोगों ने इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और 1518 में इसको सासाराम छोड़ना पड़ा। 1518 में जब इसने सासाराम छोड़ा तो यह चले गया दिल्ली में इब्राहिम लोदी के पास, और इब्राहिम लोदी के पास जाकर वहाँ उसका कृपा पात्र बन गया, और इस प्रकार से इसने अपने पिता की जागीर प्राप्त करने की कोशिश करी। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इसने 1518 में इब्राहिम लोदी के साथ कार्य किया और उसके राज्य में नौकरी की। ठीक है। अब बहार खां जो था, ठीक है, यहाँ पर मैंने बहार खां लिखा ना आपसे, तो बहार खां जो था, यहाँ पर हम इसके बारे में बात करें तो यह बिहार का एक सूबेदार था, बहार खां लोहानी। ठीक है। तो यह पानीपत के युद्ध के बाद क्या हुआ था कि बाद में वहाँ चला गया था। ठीक है। सॉरी, उसके बाद जो था, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने इसको वहाँ की जागीर दी, तो इसके जो क्या कहते हैं सौतेली माँ थी और उसके बेटे थे, उन्होंने इसको वहाँ पे भी अच्छे से चैन से रहने नहीं दिया। तो ये बहार खां के साथ चले गया, जो बिहार में था उस समय, दक्षिणी बिहार का सूबेदार था। ठीक है। तो उसके वहाँ चले गया। तो एक दिन शिकार खेलते समय फरीद था, फरीद खान, ये फरीद, ठीक है, तो इसने क्या करा, शेर को एक ही तलवार में एक ही बार में मार दिया। तो इसके बाद बहार खान ने इसको शेर खां की उपाधि दी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है। बहार खान ने इसको क्या दी, शेर खां की उपाधि दी। ठीक है, शेर खान की उपाधि दी। तो इस प्रकार से ने बहार खां के साथ भी कार्य किया। उसके बाद बहार खां को, यानी कि बिहार में उस समय हमला हुआ मुग़लों से हमला होने के बाद फिर जाके शेर खान जो है वह मुग़लों के, क्योंकि पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है। तो पानीपत का जो युद्ध होता था उस समय इब्राहिम लोदी हार गया। ठीक है। सभी लोग, अफगान शासक हार गए उस समय, बिहार के लोग भी, सब अफगान एक साथ थे, तो अफगान सारे हार गए थे। अफगान हारे तो 1500 बाबर के पानीपत के युद्ध हुआ जब 1526 में, तो ये बाबर के शरण में चला गया, बाबर के यहाँ नौकरी करने लगा। 1528 का चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के में बाबर के साथ इसने लड़ाई की, मतलब बाबर की तरफ से, मुग़लों की तरफ से इसने युद्ध करा। उस युद्ध में इसने बोला था, चंदेरी के युद्ध में, कि अगर मुझे मौका मिला तो एक दिन मुग़लों को मैं भारत से बाहर खदेड़ दूंगा, और ऐसा इसने करके भी दिखाया। चंदेरी के युद्ध में ही इसने बोल दिया था। और बाबर हमेशा शेरशाह सूरी के प्रति आशंकित रहता था, कि बाबर ने अपने अधिकारियों को और अपने पुत्र हुमायूं को भी बताया था कि शेर खां के ऊपर जो है तू पर्सनली मतलब ध्यान देना, शेर खां जो है महत्वाकांक्षी है और ये कभी भी क्या कर सकता है, राज्य हड़प सकता है, और ऐसा हुआ भी। ठीक है। तो 1528 में चंदेरी के युद्ध में इसने मुग़लों का साथ दिया था। ठीक है। इसके बाद घाघरा का युद्ध होता है, अफगानों को हराया। घाघरा के युद्ध में आपको पता है कि घाघरा के युद्ध में अफगान हार गए थे सारे के सारे। तो महमूद लोदी जो था वो इब्राहिम लोदी का भाई, वो भी हार गया था। तो इसने भी उस समय अफगानों को साथ दिया था, क्योंकि अफगान था। तो घाघरा का युद्ध जब हुआ तो इस युद्ध के बाद पुनः यह बाबर के शरण में चला गया, और महमूद लोदी हार गया, भाग गया, और यह पुनः क्या चला गया, इसने बाबर के अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है। तो इस प्रकार से इसने क्या करा, उसको दक्षिणी बिहार का शासक शेर खां को, उसका जो जलाल खां था उसका इसको हेल्पर, यानी कि कहें तो उसको सहायक स्वीकार करके उसको वहाँ दक्षिणी बिहार में रख लिया। ठीक है। तो जलाल खां की मृत्यु हो गई। तो जलाल खां की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो था अल्पवयस्क था, तो अल्पवयस्क उसकी बीबी जो थी उसने शेर खां को उसका क्या करा, संरक्षित घोषित कर दिया। धीरे धीरे शेर खां ने क्या करा, जलाल खां से सारी शक्तियाँ अपने हाथों में ले ली, और इस प्रकार से वो क्या हुआ, एक शासक के रूप में उभर के सामने आया। ठीक है। और इसी प्रकार से उसने बाद में क्या कहते हैं, हजरत आला की उपाधि धारण कर ली, दक्षिण बिहार का वास्तविक संस्थापक बन गया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इसने चुनार का दुर्ग में अभी बताया था, चुनार के दुर्ग में 1532 में हुमायूं ने हमला किया। चुनार के दुर्ग की जो हवलदार था उसकी विधवा लाड मलिक से इसने विवाह कर लिया, और उससे काफ़ी धन प्राप्त करके इसने अपने आप को और सुदृढ़ कर लिया। और हुमायूं को 1539 और 1540 के दोनों युद्ध में यहाँ से भगा दिया, और इस प्रकार से शेरशाह सूरी भारत का शासक बन गया। 10 जून सन 1540 ईस्वी को आगरा में अपने राज्याभिषेक कराया, और द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करी। ठीक है। इसके अलावा अब इसने जो पर्सनल युद्ध लड़े,
ठीक है। तो पर्सनल युद्ध जो इसके लड़े, जो शेरशाह सूरी ने अपने राज्य में पर्सनल युद्ध जो लड़े वो थे, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। तो पहला था गोखरों से सुरक्षा उसने करी। गोखर या पंजाब के क्षेत्र में एक ऐसी जनजाति थी जो हुमायूं के साथ थी, यानी कि उसने मुगलों का अधिकार था और हुमायूं के साथ दे रहे थे लोग। तो इसने क्या करा, पश्चिम में गोखरों पर आक्रमण किया और उसे विजित कर लिया। और पश्चिम में जो गोखर विजयी हुए, लेकिन गोखर सरदारों को पूर्ण तरह से सफाया नहीं कर पाया, इसलिए इसने रोहतासगढ़ का किला बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। रोहतासगढ़ का किला किसने बनाया? रोहतासगढ़ का किला इसने बनाया पश्चिमोत्तर भारत में, यानी कि पश्चिमोत्तर भारत की हम बात करें, पंजाब और जो आज का लाहौर वाला जो क्षेत्र है, यानी कि पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, उसके बीच में इसने क्या बनाया, एक रोहतासगढ़ का किला बनाया। ठीक है। और वहाँ पर कुछ सेना रखे ताकि गोखरों के साथ क्या कर सकते हैं, हमला हो तो पता लग सके। ठीक है। चलिए आगे इसकी फिर देखते हैं हम, इसके कुछ युद्ध और हुए हैं। ठीक है। ये तो उपाधि मैंने आपको पहले बता दी। 1541 में इसने बंगाल का विद्रोह दबाया और 1541 में इसने विद्रोह दबाने के बाद बंगाल पर जो है दोबारा विद्रोह ना हो, इसलिए इसने बंगाल में एक नई व्यवस्था स्थापित की और उसको 19 सरकारें भक्त किया, यानी कि 19 जिलों में भक्त कर दिया। किसको? बंगाल को। और अलग अलग सैनिक व्यवस्था पर कर दी। अमीर बंगला नामक एक अधिकारी, वहाँ पर अमीर बंगला नामक अधिकारी की नियुक्ति कर दी और क्या कर दिया कि बंगाल को अलग अलग भागों में तोड़ दिया ताकि वहाँ पर क्या ना हो सके, विद्रोह ना हो सके। ठीक है। इसके बाद मालवा 1542 में मालवा की विजय की। ठीक है। मालवा में जो था उस समय मालवा पर जो शासन कर रहा था बहादुर शाह का सूबेदार के रूप में मल्लुक खां नाम का एक व्यक्ति वहाँ पर राज कर रहा था। ठीक है। तो इसने क्या करा, मालवा पर अधिकार किया। इसके बाद इसने ग्वालियर पर अधिकार किया उसी समय, मांडू पर और उज्जैन पर भी इसने अधिकार कर लिया। ठीक है। तो इस प्रकार से इसने धीरे धीरे अपने क्षेत्र को जीतना शुरू किया। इसके बाद रायसीन की विजय इसने 1543 में करी। ठीक है। फिर सिंधु और मुल्तान को जीता। मारवाड़ चित्तौड़ पर भी इसने विजय प्राप्त करी। ठीक है ना। जो मारवाड़ और चित्तौड़ विजय पर इसने करे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि उस समय इसने मालवा और जो वहाँ के राजपूत थे उनकी वीरता से प्रभावित होकर एक उक्ति जो इसकी बहुत बार पूछी आती है, इसके जो एक सेंटेंस है जो उसने बोला था कि इससे कहता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य को खो दिया था। ठीक है। तो ऐसा ये हाथों से खो दिया था, लगभग खो ही दिया था इसने। तो इस प्रकार से ये एक उक्ति बोलता है उस समय राजपूतों से वीरता से प्रभावित हो गए। ठीक है। तो चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह उस समय था जो अल्पवयस्क था, उसने बिना युद्ध किए हुए आत्मसमर्पण कर दिया। चित्तौड़ के दुर्ग में आसानी से शेरशाह का अधिकार हो गया, उसने चित्तौड़ में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर दी। ठीक है। अब आते हैं इसका अंतिम युद्ध जो था कालिंजर का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मई सन 1545 को एक युद्ध होता है और यह युद्ध था कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का जो युद्ध हुआ 22 मई 1545 ईस्वी को हुआ और यह शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। कालिंजर का किला बांदा में स्थित था और इस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था, चंदल वंशी था कीरत सिंह। ठीक है। तो शेरशाह की विशाल सेना के साथ कालिंजर पहुंचा, दुर्ग पर घेरा डाला। महीनों हो गए घेरा डाले हुए, लेकिन वह इस दुर्ग को जीत नहीं पाया। क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि बहुत ही अभेद्य किला था। बाद में क्या हुआ, इसने जो दीवार थी किले की उसको बारूद से उड़ाने की आज्ञा दी। इसी दौरान क्या हुआ कि सैनिक के एक गोला फेंकने में व्यस्त था, तो बारूद से भरा एक गोला टकरा के वापस इसमें गया। कई बार उक्का नामक आग्नेय शास्त्र से चलाया था, तो उक्का नामक आग्नेय शास्त्र फट जाने की वजह से इसकी मृत्यु, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको ये गंभीर रूप से क्या हो गया, घायल हो गया, इसको शिविर में लिटा दिया गया। हालांकि इसके मरने से पहले ही क्या हो गया था, इन्होंने कालिंजर का किला जीत लिया। इसके मरने से पहले ही कालिंजर का किला जीत लिया गया और उसके अंतिम शब्द थे कि खुदा की दया है, यह मेरी अंतिम इच्छा थी, यानी कि वो चाहता था कि मैं इसको जीत लूँ। ठीक है। तो 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। 22 मई 1545 सेम डेट है युद्ध की भी, उसकी मृत्यु की भी। ठीक है। तो उसे याद करना बड़ा आसान है, इसलिए कालिंजर का युद्ध कब हो कई बार पूछ लेता है वो, यानी कि वो इसलिए पूछ रहा है कि आपको नॉलेज है नहीं है कि शेरशाह सूरी कब मरा। तो 1545 22 मई 1545 को कालिंजर का युद्ध भी हुआ और उस दिन उसकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है। अब इसके प्रशासन के बारे में बात करें जो बहुत ज़्यादा पूछा आता है। पहली बात तो है कि इसने कई रोडें बनाई, बहुत सारे बिहार, चूँकि इसका जो ये इसका क्षेत्र था वो था पूरी भारत, यानी कि बिहार, आपका बंगाल और ये वाला जो क्षेत्र था इसका क्षेत्र रहा है। तो उसने सबसे पहले ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना की। बंगाल से सिंध होते हुए जाती थी, वो बंगाल से सिंध तक जाती थी ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है। कहते हैं कि वो मौर्य के समय बनी थी, तो उसको और ज़्यादा इसने क्या करा, आधुनिकीकरण उसका करा और ग्रांड ट्रंक रोड उसको बनाया। ठीक है। आज NH1 और NH2 को मिलाकर क्या बनता है, ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। ठीक है। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किया इसने। जो हुमायूं का जो एक किला था उस किला को तोड़ के उसने पुराने किले का निर्माण किया। ये पूछा SSC में, वह पूछा गया था। ठीक है। तो दिल्ली में पुराने किले का निर्माण इसने करा।
अच्छा, इसने एक चीज़ और कृषि में नई चीज़ शुरू करी, होता है पट्टा और कबूलियत प्रथा। पट्टा और कबूलियत जो प्रथा है उसने शुरू शुरू करी थी। यानी कि इसमें क्या होता था कि जब कभी भी किसी भी जो किसान है उसके साथ एक कबूलनामा होता था। जैसे 80-80 साल के लिए ज़मीन लीज पे दे दी, या 10 साल के लिए 15 साल के लिए ज़मीन लीज पे दे दी उसको, ठीक है। तो एक पट्टा होता था और कबूलियत होता था। तो एक पट्टा देता था उसको क्या कहते हैं, किसान, राजा, ठीक है। इस पट्टे पर इस हिसाब से आप इतने टैक्स दोगे, टैक्स फिक्स होते थे। और एक कबूलियत पर साइन करता था किसान, और उसमें पट्टा और कबूलियत प्रथा से कहते थे। तो किसान के साथ एक अनुबंध होता था जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका चलेगा, जितने साल का उसका अनुबंध होगा, और इतना टैक्स वो राजा उसको देगा ही देगा। तो इसको बोलते पट्टा और कबूलियत प्रथा, ठीक है। और एक जरीमाना नामक सर्वेक्षण शुल्क भी इसके समय में लिया आता था, ठीक है। इसके समय में बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो हमेशा और हमेशा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा आता है चांदी का रुपया। जो रुपया हम चलाते हैं आज, ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया, रुपया जो वर्ड आया, ठीक है, जो रुपयक से निकला है। तो चांदी का रेखा सर्वप्रथम चलाने वाला व्यक्ति जो है वो है आपका, कौन है, शेरशाह सूरी, ठीक है। तो चांदी का रुपया शेरशाह सूरी ने चलाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। अब इसके जो कुछ उत्तराधिकारी थे, वो उत्तराधिकारी इसके कुछ खास नहीं रहे, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के जो कुछ उत्तराधिकारी थे, सबसे पहले तो 1545 में एक जो राजा बनता है इसके बाद, वो है आपका 1545 में इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जो था वो आदिल खां, जलाल खां, इसके जो 2 पुत्र थे शेरशाह सूरी के, इसमें से आदिल खां बड़ा पुत्र था, जलाल खां छोटा था। तो 1545 में शेर खां की मृत्यु के समय में आदिल खां रणथंभौर में, जलाल खां रीवा में था। तो इन दोनों पुत्रों में कालिंदी के प्रस्थान किया। जलाल के निकट होने के कारण 5 दिनों में ही वो यहाँ पहुँच गया, और इस प्रकार से आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था शेरशाह सूरी ने, वैसे ज्येष्ठ पुत्र को, ठीक है। तो इस्लाम शाह 22 मई 1545 को अमीरों ने जलाल खां को सुल्तान घोषित किया। वह इस्लाम खां की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो उसने भी बहुत से विद्रोह और काफ़ी जो था, ठीक है, काफ़ी जो लोग थे और विद्रोह जो हुआ था, काफ़ी आसपास के क्षेत्र उनको विजिट किया। इसमें एक नाम आता है खवास खां। अब खवास खां का नाम इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। शेरशाह सूरी में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। शेरशाह सूरी में से जो उसका एक खवास खां था, शेरशाह का समय एक वजीर था, अमीर। वह पंजाब का सूबेदार था और आदिल खां का समर्थक था। उसने इस्लाम शाह के विरुद्ध विद्रोह किया और पराजित हो गया। तो पराजित जब हुआ तो वो भाग गया, और वो भाग के कहाँ आया, हमारे चंद्रवंश के राजा माणिक चंद के दरबार में। इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं के चंद्रवंश का राजा उसमें माणिक चंद था, और माणिक चंद के समय में खवास खां भागकर कहाँ आ गया, कुमाऊं में तराई क्षेत्र में आके छुप गया। यानी कि रुद्रपुर वाला जो क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र में आके छुप गया माणिक चंद के समय में। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा आता है और यहाँ भी पूछा आता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि खवास खां ने किसके समय में कुमाऊं में शरण ली, तो माणिक चंद के समय में शरण ली, ठीक है, याद रखना। तो खवास खां क्या था, एक प्रमुख अमीर था, यानी कि एक अमीर था। अमीर आपको पता है जो राजा के बाद होता है, प्रधानमंत्री इसको हम कहते हैं। तो वो था, और वह भागकर पराजित हो गया। और वहाँ बाद में क्या करा इसने, उसको लालच दिया, उससे विश्वास दिलाया कि मैं तुझे नहीं मारूंगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब वो वापस जा रहा था, खवास खां खुद ही गया, वो खवास खां, ठीक है। तो खवास खां गया तो बाद में उसको निकट में जो गवर्नर था, संभल के निकट पहुंचा, तो वहाँ के गवर्नर ने उसकी हत्या कर दिया और शव को कहाँ पहुँचा दिया, से इस्लाम शाह के उसमें पहुँचा दिया। चापलूसी करते थे वैसे ही पहले के लोग, तो उसी वजह से उसने उसको मार दिया, ठीक है। तो मारा उसने नहीं, मारा किसी और गवर्नर ने, लेकिन खवास खां खुद ही चला गया था। इसके बाद मोहम्मद आदिल शाह गद्दी पर बैठता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भी मोहम्मद आदिल शाह के बारे में है यहाँ पर, ठीक है। तो मोहम्मद आदिल शाह जो था, फिरोज खां गद्दी पर बैठा, उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह मूर्ख कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसने ये करा, हेमू नाम का एक व्यक्ति था। हेमू हम पढ़ेंगे अकबर के साथ पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा ना हेमू का, तो उस समय बताऊंगा हेमू के बारे में। अभी उसको मैं से बता दो, हेमू नामक जो बनिया था उसको संपूर्ण अधिकार दे दिए उसको, ठीक है। हेमू को प्रशासन के संपूर्ण अधिकार ने सौंप दिए आदिल शाह ने, ठीक है। तो हेमू ने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक था सिकंदर शाह सूर था, ठीक है। सिकंदर शाह सूर जो था वह अंतिम राजा यहाँ का हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, सिकंदर शाह सूर 22 मई 1555 ईस्वी को मच्छीवाड़ा के युद्ध में मारा गया, हार गया। और उसके बाद मतलब सॉरी आपका जो बाद में होता है सरहिंद के नाम का युद्ध होता है, सॉरी 22 जून को। तो उस युद्ध में वो हार गया, हारने के बाद वो भाग गया, ठीक है, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। बंगाल भाग गया था, उसकी मृत्यु आती है। तो मच्छीवाड़ा युद्ध में पर उसकी हार हुई सिकंदर शाह सूर के सेनापति की, और उसके बाद सरहिंद के युद्ध में तो खुद ही हार गया था सिकंदर शाह सूर, तो अंतिम राजा है। उसके बाद हुमायूं ने दोबारा यहाँ पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो यह तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बारे में। तो अगर